प्रताप चंद्र की 2 बेटियां थी। एक बेटी का नाम मीनाक्षी था और दूसरी बेटी का नाम कविता था। प्रताप चंद्र अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीनाक्षी को कविता बिल्कुल पसंद नहीं थी। दरअसल कविता प्रताप चंद्र की अपनी बेटी नहीं थी। जब कविता 5 साल की थी तभी प्रताप चंद्र ने कविता को गोद लिया था। पता नहीं पिताजी ने क्या सोचकर इसे गोद लिया और मेरी बहन बना दिया। मेरे हिस्से का आधा प्यार तो ये ले जाती है। कितना अच्छा होता अगर ये यहाँ आई ही नहीं होती। ये सब प्रताप चंद्र से देखा नहीं जाता था। वह चाहता था उसकी दोनों बेटी मिलजुल कर रहे। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अपनी समस्या लेकर प्रताप चंद्र बाबा जी के पास आता है और उन्हें पूरी बात बताता है। एक काम करो, कल तुम दोनों बेटियों को लेकर आओ। जी ठीक है। अगले दिन प्रताप चंद्र मीनाक्षी और कविता को साथ चलने के लिए कहता है। यह सुन मीनाक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है। पिताजी, मैं इस कविता के साथ कहीं नहीं जाने वाली, आप लोग ही चले जाइए। प्रताप चंद्र के बहुत डांटने पर मीनाक्षी भी उन लोगों के साथ बाबा के पास आती है। वहाँ भी मीनाक्षी कविता से लड़ना शुरू कर देती है। यह देख बाबा कहते हैं, अरे अरे तुम लोग लड़ो मत, शांत हो जाओ भाई, बम बम बोले। बाबा जी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कृपया आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे अलग हो सकूं। बेटा गुस्सा मत करो, रुको मैं कुछ करता हूँ। बाबा एक बर्तन उठाते हैं और उसमें सोने के रंग जैसा पीला पानी मिलाते हैं और दूसरे बर्तन में चांदी के रंग जैसा चमकीला पानी बनाते हैं और एक ओर रख देते हैं। बाबा उन दोनों से थोड़ी देर बात करते हैं। फिर एक एक करके दोनों बाबा से आशीर्वाद लेने आती है। जब मीनाक्षी बाबा से आशीर्वाद लेने आई तब बाबा ने सोने के रंग वाले पानी में हाथ डाला और आशीर्वाद देते हुए उसके बालों पर वही हाथ रखा। सदा खुश रहो बच्ची, बम बम बोले हम बम बोले। जब कविता बाबा के पास आई तब बाबा ने चांदी के रंग वाले पानी में हाथ डाला और कविता के बालों पर हाथ रखा। सदा मिलजुल कर रहो मेरी बच्ची। इसके बाद प्रताप चंद्र अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस आ जाता है और सोचता है, बाबा जी ने तो कुछ किया ही नहीं, मीनाक्षी तो अभी भी कविता से लड़ी रही है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक एक दिन दोनों बहनें जोर से चिल्लाते हुए अपने पिताजी के पास आती है। पिताजी, ये देखिए, ये क्या है? क्या हो गया मेरे बालों के साथ? हाँ पिताजी, मेरे बाल भी देखिए कैसे हो गए। प्रताप चंद्र दोनों के बाल देखता है और कहता है, अरे मीनाक्षी, तुम्हारे बाल तो सोने के बाल बन गए हैं। और कविता के बाल, हाँ, चांदी के बाल बन गए हैं। मगर ये कैसे हो गया है? पता नहीं पिताजी, कहीं ये कविता का काम तो नहीं? कैसी बात कर रही हो मीनाक्षी, इसमें कविता क्या करेगी? हैं? जाओ तुम लोग, मैं कुछ करता हूँ। कई प्रसिद्ध वैद्य हकीम को बुलाने के बाद भी उन लोगों के बाल वापस पहले जैसे करने का इलाज नहीं मिला। एक वैद्य ने प्रताप चंद्र से कहा, अब भाई देखिए प्रताप चंद्र जी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर इतना कर सकते हैं, आपकी बेटियों पर अब खतरा मंडरा सकता है। उन दोनों के बाल सोने के और चांदी के हैं, कोई भी उन्हें पाना चाहेगा, इसलिए आप दोनों को बचा कर रखिएगा। और सबसे ज्यादा खतरा मीनाक्षी बिटिया पर है, क्योंकि उसके बाल सोने के हैं। यह सुन प्रताप चंद्र बहुत उदास हो जाता है और अपनी बेटियों को कहीं अकेले बाहर न जाने को कहता है। अब से कहाँ भी जाना हो तुम दोनों को तो मेरे साथ ही जाना, अकेले कहीं भी नहीं जाना। हाँ, ये कौन सी बात हुई? मैं ऐसे नहीं कर सकती। प्रताप चंद्र मीनाक्षी को डांट देता है और दोनों बाहर जाना बंद कर देती है। कई महीनों से घर में बंद बंद मीनाक्षी परेशान हो जाती है और एक रात बिना किसी को बताए बाल पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकल जाती है। कितने महीनों बाद बाहर आया पाई। कविता मीनाक्षी को बाहर निकलते देख लेती है और उसके पीछे पीछे आने लगती है। वह भी अपने सर पर कपड़ा बांध लेती है। हवा बहुत तेज चलने लगती है और मीनाक्षी के सर का कपड़ा उड़ जाता है। कुछ गुंडों की नजर उसके बालों पर पड़ जाती है।
अरे ये तो प्रताप चंद्र की बेटी है, मैंने सुना था इसके बाल सोने के बाल बन गए हैं। चलो आज इसे पकड़कर इसके सारे बाल काट लेते हैं, उन्हें बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। गुंडे मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। कविता ये देख मीनाक्षी के पीछे पीछे आती है। गुंडे मीनाक्षी को एक जगह लाकर बांध देते हैं। कविता उन गुंडों के सामने आ जाती है। छोड़ दो मेरी बहन को, हाँ छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग मेरी बहन को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गुंडे मीनाक्षी के बाल काटने आगे बढ़ते हैं। तभी कविता अपने सर से कपड़ा हटाती है और अपने कुछ चांदी के बाल तोड़ती है। बाल तोड़ते ही वह बाल एक तलवार में बदल जाते हैं। तलवार देख सभी गुंडे बहुत डर जाते हैं। कविता उनकी ओर तलवार चलाने जाती है। तभी गुंडे उनके सामने घुटने टेक देते हैं। कविता उन सभी को बांध देती है और मीनाक्षी को छुड़वाती है। मीनाक्षी कविता को गले से लगा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगी। हाँ, गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और दोनों बहनें हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाती है। अब उन दोनों के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। यह सब देख प्रताप चंद्र बहुत खुश होता है और कविता से पूछता है ये सब उसने कैसे किया। पिताजी ये सब बाबा जी का कमाल है। जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई थी तब उन्होंने मेरे कान में कहा था कि हम दोनों के बाल सोने और चांदी के हो जाएंगे और मीनाक्षी कभी भी मुश्किल में पड़ेगी तो तुम्हारे चांदी के बाल उसकी मुसीबत को दूर करने के काम आएंगे और इस तरह हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ओहो, बाबा जी के चमत्कार तो बाबा जी ही जाने भाई, बाबा जी ही जाने। अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक रूपा नाम की लड़की एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। कई सालों पहले भीषण बाढ़ में उसका पूरा परिवार डूब गया था। केवल वही जीवित बच पाई थी। अपना गुजारा करने के लिए वह गांव में लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी। गांव की सभी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उसे अनाथ कहकर पुकारती थी। माँ पिताजी कहते थे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर वह अकेले ही खुशी खुशी रहती थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला रूपा की झोपड़ी के बाहर आती है। कोई है क्या? रूपा बाहर आती है। जी बोलिए, क्या बात है? बेटा, मैं यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर देखने यहाँ आई थी, मगर रात बहुत हो गई है और आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्या मैं आज रात तुम्हारी झोपड़ी में रह सकती हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं। रूपा उस बूढ़ी महिला को घर के अंदर ले आती है और अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है। अगली सुबह वह बूढ़ी महिला रूपा से कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आसरा दिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। वैसे तुम्हारे घर वाले नहीं दिख रहे, कहाँ है सब? जाने से पहले उनसे भी मिल लेते। हाँ। यह सुन रूपा उदास हो जाती है और उस बूढ़ी महिला को सारी बातें बताती है। बेटा, ये सुन मुझे बहुत दुख हुआ, ख्याल रखना बेटा तुम अपना। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। 1 घंटे बाद फिर से वह बूढ़ी महिला रूपा की झोपड़ी के पास आती है। तभी देखती है गांव की कुछ लड़कियां रूपा का बहुत मजाक उड़ा रही है और उसे नीचा दिखा रही है। ओए रूपा, आज किस किस घर पर बर्तन मांज रहा है? जरा हमें भी बता दो। जरा अपनी झोपड़ी को देखो कितनी गंदी दिख रही। एक हवा का झोंका आएगा और तुम्हारा पूरा घर ढह जाएगा। यह सब सुन रूपा बहुत उदास हो जाती है।
अरे जा कहाँ रही हो है, ये तो बताओ। आज कितने पैसे मिले, एक वक्त का भोजन भी हो पाएगा या नहीं? वह लड़कियां रूपा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। तभी रूपा की नजर बूढ़ी महिला पर पड़ती है। क्या हुआ, आप वापस यहाँ क्या कुछ छूट गया था आपका? एक सामान यही छूट गया था। एक लाल रंग का कपड़ा मेरे पास था, वह तुम्हारी झोपड़ी में ही रह गया था। झोपड़ी के एक कोने में लाल रंग का कपड़ा पड़ा था। हाँ, यही है मेरा कपड़ा, ला। बूढ़ी महिला उस लाल रंग के कपड़े को उठा लेती है और अपना हाथ आगे करती है। ऐ मेरे साथी, दिखा अपना कमाल। इतना कहकर वो लाल कपड़ा अपने हाथों से हटाती है। उसके हाथ में एक छोटा सा बोतल आ गया था। रूपा, तुम इस बोतल को ना अपने पास रख लो। इस बोतल से 2 बूंद पानी जंगल जाकर किसी खाली जगह पर डालना, फिर देखना क्या होता है। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। रूपा जंगल में आकर एक खाली जगह पर उस बोतल से 2 बूंद पानी डालती है। वहां पानी डालते ही 2 बहुत ही लंबा और गहरा स्विमिंग पूल बन जाता है। स्विमिंग पूल से आवाज आती है, आओ रूपा, हमारे पास आओ। रूपा बहुत डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके एक स्विमिंग पूल में जाती है। उस स्विमिंग पूल में जाते ही रूपा पानी के अंदर जाने लगती है। वे बहुत अंदर तक आ गई थी। रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी रूपा को उस स्विमिंग पूल के अंदर ढेर सारा चांदी दिखता है और एक आवाज आती है, ले लो रूपा, ये तुम्हारा है। इससे तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। रूपा वह चांदी के सिक्के को उठाने लगती है और अपने कपड़े की जेब में रख लेती है और उसके बाद वहां से निकलकर वह पास वाले स्विमिंग पूल में जाती है। इस स्विमिंग पूल के अंदर जाते ही उसे ढेर सारा सोने का सिक्का दिखता है और फिर वापस से आवाज आती है, आओ रूपा आओ, ये सब तुम्हारा ही है। थोड़ा और अंदर जाने पर रूपा एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा था। वहां पहुंचते ही रूपा के सामने वही बूढ़ी महिला आती है जो उसके झोपड़ी में आई थी। आप यहाँ? वह बूढ़ी महिला एक खूबसूरत परी के रूप में आ जाती है। रूपा, रूपा, मैं असलियत में एक परी हूँ। मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा था। तुम मुझे नेक दिल की लगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने धरती पर गई थी और यहाँ तक तुम्हें लाना भी मेरी योजना थी। हाँ, तुम सोने और चांदी की स्विमिंग पूल से सोना और चांदी ले लो और खुशी खुशी रहो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मैं तुम्हें 2 खिलौने के रूप में सोने और चांदी की स्विमिंग पूल देती हूँ। जिस पूल के सहारे तुम आई हो वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तुम्हारे जाते ही गायब हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये 2 खिलौने के रूप में सोने और चांदी के स्विमिंग पूल दे रही हूँ। हाँ, जब भी तुम्हें सोना और चांदी चाहिए होगा, हाथ डालकर इनमें से निकाल लेना। रूपा के पास एक पोटली आ जाती है और वो वापस सोने और चांदी के स्विमिंग पूल में आ जाती है। ढेर सारा सोना और चांदी पोटली में भर कर घर लाती है। रूपा के जाते ही वह सोने और चांदी की स्विमिंग पूल गायब हो जाती है। परी के दिए सोने और चांदी को बेचकर रूपा के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वह अपने लिए एक घर बनाती है, एक नई गाड़ी लेती है और बहुत अमीर बन जाती है। साथ ही साथ वह गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगती है और जो भी उसका मजाक उड़ाया करती थी, सभी हाथ जोड़कर रूपा से माफी मांगती है।